हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। हम लोग आज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर है जो आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, तो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तथा अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, एक अवतल लेंस है और इसके प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दी गई है आपको, और उसका अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक, इसके लिए बच्चों सबसे पहले इधर हम फार्मूला लिख देते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप लोग? 1/f बराबर, यहाँ पर लिखेंगे n-1, ब्रैकेट में लिख देंगे 1/r1 माइनस 1 क्या लिख देंगे? r2। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र, या फिर क्या कहा जाता है? पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। यहाँ f क्या है? फोकस दूरी है, और n क्या है? लेंस का अपवर्तनांक है। r1 है पहले पृष्ठ की त्रिज्या, r2 क्या है? दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर बात किस लेंस की हो रही है? तो बात हो रही है अवतल लेंस की। अवतल लेंस आप जानते हैं अवतल लेंस कैसे बनता है? अवतल लेंस आपका इस तरीके से बनता है। ठीक, अगर अवतल लेंस में दो पृष्ठ है, इस लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं? दो पृष्ठ। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला पृष्ठ है ये आपका कैसा पृष्ठ है? अवतल पृष्ठ है। और दूसरा वाला कैसा है? उत्तल पृष्ठ। पहला वाला है अवतल पृष्ठ, और दूसरा वाला अगर बात करें तो क्या है? उत्तल पृष्ठ है। ठीक, इस तरीके से जो पृष्ठ होता है इसे अवतल पृष्ठ बोला जाता है, और ये वाला जो पृष्ठ होता है इसे क्या कहते हैं? उत्तल पृष्ठ बोलते हैं। तो अवतल पृष्ठ पहला वाला है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? निगेटिव। आप जानते हैं अवतल, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण, है ना, क्या होती है? फोकस दूरी निगेटिव होती है। यानी अवतल पृष्ठ की जो है वक्रता त्रिज्या, अवतल पृष्ठ की, पहला वाला जो अवतल पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? निगेटिव। और दूसरा वाला जो उत्तल पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो हमको दे रखी है कि प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों पृष्ठ की त्रिज्या 30-30 दी गई है, लेकिन आपको यहाँ समझना है कि कौन पॉजिटिव होगी कौन निगेटिव। तो पहला पृष्ठ जो कि अवतल पृष्ठ है इसकी त्रिज्या हम r1 लिख लेते हैं, और इसको मान लेंगे -30 सेंटीमीटर। और जो दूसरा पृष्ठ है इधर वाला, वो उत्तल पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या r2 बराबर क्या हो जाएगी? +30 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गई हमको r1 और r2 की वैल्यू पता। ठीक, उसके बाद देखिए, लेंस का अपवर्तनांक है। लेंस का अपवर्तनांक आपको दिया गया है। लेंस का अपवर्तनांक, जिसको हम लोग n भी कह सकते हैं, लेकिन अब चूंकि वो जो है यहाँ पर ये कांच का लेंस है और रखा कहाँ है? वायु में, तो इसके अपवर्तनांक को हम लोग ANG बोलेंगे, है ना, वायु के सापेक्ष कांच का, क्योंकि लेंस किसका बना हुआ है? कांच का। तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा ANG, जो कि आपका दिया गया है 1.5। और आप जानते हैं कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 ही लगभग होता है। ठीक, तो ये ANG आपको दिया गया है, यानी कि इस लेंस का अपवर्तनांक, जिसको हम लोग ANG बोलेंगे, 1.5 है। इसके पहले पृष्ठ की त्रिज्या r1, जिसको हम निगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि ये अवतल पृष्ठ है, और दूसरा वाला पृष्ठ जो कि उत्तल पृष्ठ है उसकी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और दोनों की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। अब हमको सबकी वैल्यू पता चल गई। ठीक, अब हमको आपसे कह रहा था इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि f बराबर आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो लेंस है ये अवतल है, फोकस दूरी निगेटिव में आनी चाहिए, है ना। जो लेंस है अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। ठीक, तो आंसर जब पूरा सॉल्व करेंगे तो जो f का मान है वो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? माइनस में आएगा। ठीक, अब यहाँ पर सूत्र अप्लाई कर देंगे। सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर n के स्थान पर क्या रख देंगे बच्चों? ANG -1, है ना। आप n भी रखिएगा तो कोई टेंशन नहीं। ब्रैकेट में क्या होता है? 1/r1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? r2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ANG हमारा दिया गया है 1.5 -1 हो जाएगा। 1/r1 कितना रखेंगे? -30 रखेंगे, है ना। कितना रखेंगे? -30, और बीच में माइनस लगा है, r2 की वैल्यू +30 हो जाएगी। इस तरीके से हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ध्यान से देखिएगा, 1/f बराबर 1.5 से 1 जाएगा तो बचेगा भैया 0.5। 1.5 से जब 1 घटा देंगे कितना बचेगा? 0.5। ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लासा आपका कितना हो गया? 30 हो गया। दोनों का हर समान है, लासा 30 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर ये वाला जो 1 होगा ना, ये -1 लिया जाएगा, और बाद में ये वाला भी -1 हो जाएगा। सबसे पहले हरों का लासा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं?
कि ये जो है पहले वाले हर से लासा को भाग देते हैं, भागफल को पहले वाले अंश से गुणा कर देते हैं। भिन्न सॉल्व करना आपने सीखा है। ठीक, यहाँ पर तो ये 1/f इक्वल टू यहाँ पर देखिए 0.5 और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो -1 मिलकर कितना हो गया -2 अपान कितना हो गया 30 हो गया। 2 1 जा 2 2 15 जा, है ना, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1/f इक्वल टू यहाँ पर 0.5 और आगे माइनस लगा देंगे। 0.5 का गुणा इस 1 से कर देंगे तो हो जाएगा 0.5 अपान नीचे कितना आया है, नीचे आया है 15, कितना आया है 15 आ गया। पॉइंट हटा देंगे भैया, नीचे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी 1 0 5 1 5 5 ते 15। तो देखिए 1/f इक्वल टू माइनस का 1 कितना आ गया 30 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका f बराबर -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आंसर। और ये आ गई इस लेंस, जो अवतल लेंस हमको दिया था, इसकी क्या आ गई फोकस दूरी आ गई, है ना बच्चों। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो आपका है एक जो है हो गया। हमको अवतल लेंस की फोकस दूरी बतानी थी, तो f बराबर -30 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों आई, क्योंकि ये लेंस कैसा था अवतल लेंस था और इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई जो है -30। माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि कौन सा लेंस है, तो ये लेंस कैसा है अवतल लेंस। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया गया है n इक्वल टू 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n इक्वल टू 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है कांच का अपवर्तनांक और आपका एक जो है द्रव है उसका अपवर्तनांक दिया गया है। तो कह रहा है लेंस को जब उस द्रव में डुबो दिया जाता है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी और उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अर्थात लेंस किस तरह बिहेव करेगा, है ना। लेंस की प्रकृति क्या होगी, उत्तल होगा तो अवतल हो जाएगा या समतल हो जाएगा। तो ये आपको बताना जो है सॉल्व करके बताना है। अब आप जानते हैं जब भी किसी लेंस को हम द्रव में डुबो देते हैं तो उसकी फोकस दूरी भी चेंज हो जाती है और उसकी प्रकृति भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। फार्मूला आपका वही है 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, है ना। इसी बेसिस पर ये सेकंड क्वेश्चन भी है। तो आपका देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले जो n बराबर 3/2 अपवर्तनांक दिया गया है वो कांच का अपवर्तनांक है, यानी कि लेंस का अपवर्तनांक। और कांच के अपवर्तनांक को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर Ang आपका 3/2 दिया गया है। ठीक, ये हो गया। अब इसी लेंस को जो है ये उत्तल लेंस है और इस लेंस को एक द्रव में डुबो दिया जाता है। तो जब लेंस को द्रव में डुबो दिया जाएगा उस समय उस द्रव का जो अपवर्तनांक दिया गया है वो कितना है 3/2 ही दिया गया है, लेकिन वो यानी कि द्रव का जो अपवर्तनांक है वो क्या हो जाएगा ANL। यहाँ पर ध्यान दीजिए ANL आपका 3/2 है। ये कांच का अपवर्तनांक है और ये क्या है द्रव का अपवर्तनांक। ठीक, सीधे सीधे यहाँ पर ना लिख करके जब कोई हमको सापेक्षता नहीं देती तो हम वायु सापेक्ष मान लेते हैं। तो कांच का अपवर्तनांक Ang 3/2 है और द्रव जो है उसका L मतलब लिक्विड, उसका भी अपवर्तनांक ANL बराबर 3/2 हो गया। ठीक, फिर आपसे क्या कहा गया है कि इस द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। यानी कि द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी लेंस की क्या हो जाएगी FL बराबर क्वेश्चन मार्क, आपको ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे हम लोग 1/FL, है ना, क्योंकि हमको द्रव में जो है निकालना है। तो 1/FL, FL मतलब द्रव में फोकस दूरी। फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर n-1 होता है सूत्र में, लेकिन यहाँ पर कौन सा L लिया जाएगा, n लिया जाएगा। देखिए सूत्र ये होता है 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1 क्या हो जाएगा r2। ये फोकस दूरी जो फार्मूला लगाते हैं यहाँ से जो फोकस दूरी निकलती है ये वायु में फोकस दूरी है। लेकिन जब द्रव में ले लेंगे, द्रव में डुबो दिया जाएगा लेंस को, तो यहाँ 1/FL लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर अपवर्तनांक कौन सा हो जाएगा, अपवर्तनांक भी तो हम लोग जैसे ये द्रव है, ये द्रव इस तरीके से इसका अपवर्तनांक हमको दे रखा है ANL जिसको बोला गया है। इसमें लेंस को डुबो दिया गया है तो अब इस लेंस का अपवर्तनांक क्या होता है, दिया गया है Ang। तो लेकिन जब इसको डुबो दिया गया तो अब वायु की बात नहीं करेंगे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे द्रव के सापेक्ष कांच का, यानी कि क्या लिखेंगे द्रव के सापेक्ष कांच का, यानी LNJ की बात करेंगे। यहाँ पर जब डुबो देंगे तो क्या बोलेंगे LNJ। ठीक,
तो आपका एल एन जी यहाँ पर रखना पड़ेगा। इस फार्मूले में क्या रखेंगे हम लोग, एल एन जी रखेंगे। क्या रखेंगे भैया, एल एन जी। यहाँ देखिए एल एन जी -1 ब्रैकेट में हो जाएगा 1/R1 माइनस के क्या हो जाएगा भैया 1/R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पर देखिए 1/FL इज इक्वल टू एल एन जी कितना होगा, यहाँ पर हमको एल एन जी तो दिया नहीं गया है, तो एल एन जी यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए एल एन जी कैसे निकालेंगे, एल एन जी जो इधर लास्ट में हुआ करे उसको ए वाले के साथ ऊपर रखा करो, और जो पहले हुआ करे उसको ए वाले के साथ नीचे रख दिया करो, है ना। यानी एल एन जी हमारा कितना होगा, ए एन जी बटे ए एन एल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ए एन जी आपको दिया गया है 3/2 और एल ए एन एल भी दिया गया है 3/2। 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया, तो ये 1/1 यानी कि 1 आया। एल एन जी आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो एल एन जी के स्थान पर यहाँ पर आप रखेंगे 1 -1 ब्रैकेट में 1/, हो जाएगा R1 माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 1/R2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 1/FL बराबर ये 0 आ गया। 0 को जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, देखिए ये, ठीक, अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/FL बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग 1/FL बराबर 0 इम्प्लाइज दे, जब हम लोग FL की वैल्यू निकालेंगे यानी पलट देंगे, देखिए इसको पलट देंगे, हर का अंश बनाए तो यहाँ पर भी हर का अंश, 0 को नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि 1/FL बराबर 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, अनंत आ गया। फोकस दूरी कितनी आ गई, अनंत यानी इनफाइनाइट आ गई, है ना। यानी कि जब हमने इस लेंस को कि कहाँ डुबो दिया, द्रव में डुबो दिया, जिसका वर्तनांक दे रखा था 3/2, है ना। तो जब इस लेंस को द्रव में डुबो दिया है तो डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई, यानी द्रव में फोकस दूरी कितनी आ गई, इनफाइनाइट आ गई। और आप जानते हैं अगर किसी भी पृष्ठ या किसी लेंस या किसी भी जो है दर्पण कह दो चाहे जिसकी, अगर उसकी फोकस दूरी अनंत आ जाएगी तो वो किस तरह व्यवहार करता है, एक समतल कांच की प्लेट की भांति, है ना। क्योंकि आपने पढ़ा था समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती थी, इनफाइनाइट होती थी। तो यहाँ पर ये जो हमारा लेंस है वो समतल कांच की भांति व्यवहार करेगा, समतल कांच की प्लेट की भांति। तो यहाँ पर प्रकृति क्या हो जाएगी, है ना, प्रकृति क्या हो जाएगी लेंस की, तो लिख सकते हैं हम लोग समतल कांच की प्लेट, है ना, समतल कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, है ना, प्लेट की भांति व्यवहार करेगा कौन करेगा, लेंस, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि समतल कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा लेंस, है ना, लेंस यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, तो फोकस दूरी कितनी आ गई, इनफाइनाइट आ गई द्रव में फोकस दूरी, और लेंस जो है वो समतल कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया बच्चों, इसी से मिलता जुलता है। अगर इसको इस तरह केवल फार्मूला बनाने के लिए आ जाए तो आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपका है लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। अभी इस एकदम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर केवल हमको वैल्यू नहीं दे करके हमको फार्मूला पूछा गया कि अगर लेंस को हम लोग जो है वायु में अगर रखा है तो उसकी फोकस दूरी, और उसको किसी द्रव में डुबो दिया जाए तब उसकी फोकस दूरी, इन दोनों फोकस दूरी में हमको रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेंस की वायु में, लिखेंगे लेंस की वायु में फोकस दूरी, है ना, लेंस की वायु में फोकस दूरी। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे 1/FA, ए मतलब एयर, फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा ANG, क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ANG -1 ब्रैकेट में हो जाएगा 1/R1 माइनस क्या हो जाएगा 1/R2। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेंगे भैया, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, लिखेंगे द्रव में फोकस दूरी, द्रव में फोकस दूरी, तो इसको जो है क्या लिखेंगे 1/FL, क्या लिख देंगे भैया 1/FL। लेकिन यहाँ पर हमने बताया था क्या लिखते हैं LNG, क्या लिखते हैं LNG -1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस क्या हो जाएगा R2। अब इसको समीकरण 2 मत मानना, LNG को चेंज करना पड़ता है ना, अभी बताया था बच्चों। LNG के स्थान पर क्या लिखते हैं हम लोग ANG/ANL -1, ये लिख देते हैं।
ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/ क्या हो जाएगा R2, और इसको जो है समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब जो है क्या करेंगे, हमसे पूछा गया था कि वायु में फोकस दूरी और लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात पूछा गया है, यानी FA/FL पूछा गया है। क्या पूछा गया है? FA/FL। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमको समीकरण भाई FA ऊपर लाना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1/, है FA ऊपर आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में डिवाइड कर देंगे 1 से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1, है ना। इस तरीके से समीकरण 2 में डिवाइड कर देंगे 1 से। ठीक, तो डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर देखिए क्या LHS LHS से डिवाइड होगा। जब इधर डिवाइड करेंगे तो LHS इसका क्या है, समीकरण 2 का 1/FL, तो ये 1/FL हो गया है बटे इधर इसका LHS क्या है, LHS 1/FA। ठीक, इसका LHS था 1/FL, इसका LHS था 1/FA। इस तरीके से डिवाइड कर लिया। इधर जब आप डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए, इधर डिवाइड करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये पोर्शन सेम है, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, ये वाला अपान ये, है ना। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ANG अपान क्या लिख देंगे, ANL -1, ये ऊपर हो जाएगा, अपान में नीचे क्या हो जाएगा, ANG -1, क्या हो जाएगा भैया, ANG -1, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, सबसे नीचे, यानी FA किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस ऊपर वाले 1 से, 1/FA हो जाएगा। और ये आपस में अंदर वाले बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, FL का मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो यहाँ पर FL हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर LCM ले लेते हैं, ऊपर जब LCM लेंगे ऊपर, तो ऊपर LCM होगा ANL, है ना, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ANG -ANL, ये ऊपर हो जाएगा। ठीक, बटे में नीचे यही रहेगा ANG -1। ठीक, ये रहेगा। अब ये वाला देखिए नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला नीचे से मल्टीप्लाई, इम्प्लाई दैट FA/FL बराबर ऊपर हो जाएगा ANG माइनस का हो जाएगा ANL, ये हो जाएगा ऊपर, नीचे देखिए क्या हो जाएगा ANG -1, और अपान में क्या हो जाएगा ANL। तो ये आपका जो है रेशियो हो जाएगा। ठीक, FA/FL बराबर आ जाएगा आपका ANG -ANL ऊपर हो जाएगा, अपान नीचे हो जाएगा ANG -1, और मल्टीप्लाई में ANL हो जाएगा। ठीक, तो ये FA/FL आ जाएगा। ठीक, तो यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि हमको रेशियो पूछा गया था। FA मतलब वायु में फोकस दूरी, FL मतलब द्रव में फोकस दूरी, इन दोनों का रेशियो पूछा गया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण 60 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या हमको दिया गया है, यहाँ पर हमको दिया गया है n का मान, n बराबर √3, अपवर्तनांक कितना दिया गया है, √3। आपको निकालना है अपवर्तन कोण, यानी कि R बराबर क्वेश्चन मार्क, R बराबर आपसे पूछा गया है। और आपका जो आपतन कोण है, आपतन कोण क्या होता है, I, आपका दिया गया है 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए R हमको निकालना है, n दिया गया है और I आपका भी दिया गया है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो स्नेल का नियम आपने पढ़ा है, स्नेल के नियम से n बराबर क्या होता है, sin I/sin R, है ना। तो क्या लिख देंगे, चूंकि n बराबर होता है भैया sin I/ क्या होता है, sin R होता है। ये किससे होता है, स्नेल के नियम से होता है। ठीक, तो n के स्थान पर √3 रख देंगे, sin I यहाँ पर साइन हो जाएगा I के स्थान पर 60 डिग्री, और sin R तो हमको पता नहीं है, ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है √3 ऐसे ही लिखेंगे, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये √3 और 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में, 2 कहाँ आएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक, इसके नीचे 1 मान लीजिए, देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ बचा 1, ये 1/1 बचा, तो इधर 1 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा, इधर बचेगा 1/2 sin R, कितना बचेगा 1/2 sin R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 sin R 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 sin R बराबर उधर बचा 1, उधर बचा 1, इम्प्लाइज दैट जब sin R की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये 2 उधर कहाँ चला जाएगा, बटे में। अब आप जानते हैं कि sin R बराबर साइन में कितने डिग्री का मान होता है,
तो साइन भैया 30 डिग्री का मान होता है। कितना होता है? 30 डिग्री। अब दोनों तरफ तुलना करेंगे, साइन साइन हट जाएगा, r बराबर आ गया आपका 30 डिग्री। तो आपका जो है क्या पूछा गया था? अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण यहाँ पर भैया कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक लेंस जिसकी क्षमता +2 डायोप्टर है कामा -1 डायोप्टर क्षमता वाले दूसरे लेंस के साथ युग्म बनाता है। युग्म मतलब जोड़ा बनाता है, यानी संपर्क में रखा गया है। युग्म की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पर देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप का जो है आपसे या तो फिर फोकस दूरी दे करके क्षमता पूछ लेगा या क्षमता दे करके फोकस दूरी पूछ लेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको जो है एक लेंस दिया गया है जिसकी क्षमता +2 डायोप्टर है। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लेंस है जिसकी क्षमता, तो दो क्षमताएं हैं, तो पहली वाली को मान लेंगे P1। तो P1 हो जाएगी आपका +2 डायोप्टर, D मतलब डायोप्टर। ठीक, और एक दूसरे लेंस के साथ ये संपर्क में रखा गया है, यानी युग्म बनाता है, जोड़ा बनाता है, और उसकी क्षमता दी गई है -1 डायोप्टर, यानी कि P2 बराबर यहाँ पर लिख लेंगे -1D, D फॉर डायोप्टर हो जाएगा। तो संपर्क में रखा गया है, तो जो ये युग्म बना, संयोजन बना, इसकी हमको क्या निकालनी है? जो है फोकस दूरी, है ना। इस युग्म यानी संयोजन की, यानी कि तुल्य फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि अगर मान लिया कि क्षमता दिया गया P बराबर होता है 100/F, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हम तब लगाते हैं जब फोकस दूरी किस में होगी? सेंटीमीटर में। यहाँ से तो हमको क्षमता निकालने का फार्मूला है, यहीं से अगर हम फोकस दूरी निकालें तो ये P को हम बटे में जाने देंगे, F इधर ले आएंगे, तो 100/P लगा देंगे। यहाँ पर यही सूत्र लगाएंगे। बट ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो क्षमता है ये संयोजन की क्षमता है, और ये जो F है ये संयोजन की फोकस दूरी है। तो दो लेंस हैं यहाँ पर, इनकी क्षमताएं अलग अलग दी गई हैं और ये संपर्क में रखे गए हैं। तो सबसे पहले इनके संयोजन की तुल्य क्षमता हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो P की वैल्यू रखेंगे वो संयोजन की तुल्य क्षमता हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि जो है युग्म की, इनके युग्म यानी कि संपर्क में रखे गए जोड़े में। ठीक, तो लिखेंगे संयोजन की तुल्य क्षमता। यहाँ पर क्या लिख देंगे? संयोजन की तुल्य क्षमता, संयोजन की तुल्य क्षमता, है ना। तुल्य क्षमता को हम लोग P मान लेंगे। P बराबर क्या हो जाएगा? P1 + P2, यानी इन दोनों लेंसों की जो अलग अलग क्षमता है इनको जोड़ देंगे, तो P बराबर हो जाएगा आपका P1 + P2। P बराबर P1 की वैल्यू 2 है और P2 की वैल्यू कितना है? -1 है, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, तो P बराबर आपका आ जाएगा 2 - 1, यानी P बराबर आ गया 1 डायोप्टर। P की वैल्यू कितनी आ गई? 1 डायोप्टर, यानी इनके जो युग्म है ना, इनकी जो क्षमता, तुल्य क्षमता आ गई, वो कितने आ गई? 1 डायोप्टर। अब हम लोग यही फार्मूला लगा देंगे, यानी तुल्य हमको क्या निकालनी थी? फोकस दूरी, है ना। क्या पूछा गया था आपसे कि युग्म की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी? ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? इसलिए युग्म की तुल्य फोकस दूरी, युग्म की तुल्य फोकस दूरी, आपका सूत्र कौन सा लगेगा? ये देखिए, ये वाला। तो F बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला 100/, यही वाला रख देंगे P, है ना। 100/ क्या रख देंगे? P, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर देखिए P के वैल्यू कितने आया था? 1 आया था, तो इसलिए F बराबर आ जाएगा आपका 100/1 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग जो फोकस दूरी कितनी निकलेगी? 100, और इसका मात्रक यहाँ पर कितना होगा? सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी किस में आएगी? जो है सेंटीमीटर में आएगी। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी इस संयोजन या इस युग्म की फोकस दूरी, तुल्य फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है बच्चों, 2 अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री प्रिज्म कोण वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा? ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको जो है ये पतला प्रिज्म दिया गया है, यानी कि प्रिज्म अल्पतम विचलन की अवस्था में है। पतला प्रिज्म की बात करें तो अल्पतम विचलन की अवस्था आप समझिएगा। और यहाँ पर अपवर्तनांक आपका दे दिया गया है, अपवर्तनांक आपका n बराबर दिया गया है 2। ठीक, और देखिए क्या दिया गया है? 10 डिग्री प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल A, है ना। तो प्रिज्म कोण आपका दिया गया है 10 डिग्री। प्रिज्म कोण कितना दिया गया? 10 डिग्री दिया गया है। और जो है इससे न्यूनतम विचलन
न्यूनतम विचलन कोण आपका निकालना है, यानी कि डेल्टा एम, है ना, जिसे हम लोग अल्पतम विचलन कोण बोलते हैं। तो ये आपका फाइंड करना है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। ये कब होता है, जब प्रिज्म अल्पतम विचलन की अवस्था में होता है। तो देखिए डेल्टा एम इजक्वल टू एन हमारा 2 दिया गया है, 2-1 इंटू ए की वैल्यू भैया कितनी है, 10 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एम इजक्वल टू 2 से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, इजक्वल इंटू 10 डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा एम बराबर आपका कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी अल्पतम विचलन कोण, है ना, या न्यूनतम विचलन कोण कितना आ जाएगा, डेल्टा एम बराबर कितना आ गया भैया, 10 डिग्री आ गया। ठीक, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान कैपिटल ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया, प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण आपका दोनों का मान ए दे दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन में क्या कहा गया भैया, क्वेश्चन में आपसे को दिया है आपका डेल्टा एम बराबर ए है। ये क्या है आपका अल्पतम विचलन कोण और ए क्या है, प्रिज्म कोण। ये दोनों की वैल्यू सेम है ना, दोनों की वैल्यू ए दे दी गई है, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको बताना है कि कितना होगा, यानी कि एन बराबर आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे, बड़ा वाला फार्मूला, क्योंकि आपसे ये नहीं कहा गया है कि प्रिज्म अल्पतम विचलन की अवस्था में है। ठीक, तो आप जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है, साइन ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान क्या होता है साइन ए बाई 2। ये हम लोग फार्मूला जो है यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए डेल्टा एम की वैल्यू ए के बराबर दी गई है, तो डेल्टा एम के स्थान पर भी हम लोग ए रख देंगे। तो एन इजक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस ये डेल्टा एम भी ए हो जाएगा आपका अपान 2 और बटे में कितना हो जाएगा साइन ए बाई 2। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए एन इजक्वल टू ऊपर देखिए ये 2a हो जाएगा, तो साइन आपका यहाँ हो जाएगा 2a अपान 2 अपान नीचे क्या हो जाएगा साइन ए बाई 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो है एन इजक्वल टू आपका क्या निकलेगा, एन इक्वल टू ऊपर बचा साइन ए, ऊपर भैया कितना हो गया साइन ए हो गया, नीचे कितना हो जाएगा साइन ए बाई 2, नीचे हो गया साइन ए बाई 2। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, साइन ए का फार्मूला हाफ एंगल वाला खोल देंगे, थोड़ा टेक्नोमेट्री यूज करेंगे। तो देखिए चूँकि फार्मूला क्या होता है आपका जान लीजिए कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है हाफ एंगल का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एन बराबर साइन ए के स्थान पर लिख देंगे 2 साइन ए बाई 2। यहाँ देखिए थीटा के स्थान पर ए है, तो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा ए बाई 2 अपान नीचे क्या दिया गया है साइन ए बाई 2। जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एन बराबर फार्मूला मतलब आंसर आ जाएगा 2 कॉस ए बाई 2, है ना। क्या आ जाएगा आंसर, एन बराबर 2 कॉस ए बाई 2। तो ये आपका जो है पूछा गया था कि अपवर्तनांक एन किसके बराबर हो जाएगा, तो एन बराबर आपका हो जाएगा 2 कॉस ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है, एक दूरदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई और आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दूरदर्शी में आपका अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां दी गई हैं आपको। ठीक, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को FO से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो FO आपका दिया गया है, यानी कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दी गई है 100 सेंटीमीटर, तो FO बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और नेत्रिका की फोकस दूरी यानी FE आपका दिया गया है बच्चों, FE दिया गया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो FO दिया गया है FE दिया गया है। ठीक, और कह रहा है कि दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई और आवर्धन क्षमता, है ना, दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई, अधिकतम लंबाई आपका L बराबर क्वेश्चन मार्क, और आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता M बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया है। तो देखिए दूरदर्शी की यहाँ पर अधिकतम, भाई आप जानते हैं
आवर्धन क्षमता और लंबाई के जो है फार्मूले दो होते हैं, दो रूपों में निकाला जाता है। एक जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर, और एक कहाँ बनता है, जब अनंत पर बनता है। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है कंडीशन, लेकिन यहाँ पर एक शब्द दिया गया है दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई। तो दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई कब होगी, जब प्रतिबिंब यानी अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा भैया, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की लंबाई L बराबर होता है FO प्लस FE। कितना हो जाता है, FO प्लस FE, यानी कि यहाँ पर सूत्र लगाएंगे हम लोग, L बराबर अप्लाई करेंगे FO प्लस FE। क्या लगा देंगे, L बराबर FO प्लस FE यूज करेंगे सूत्र। तो L बराबर आपका FO दिया गया है 100 दिया गया है और प्लस FE दिया गया है 5, जोड़ देंगे तो L बराबर आ जाएगा 105 सेंटीमीटर। यानी दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई कितनी आ जाएगी, 105 सेंटीमीटर। अब पुनः देखिए आपसे क्या कहा गया है, पुनः आवर्धन क्षमता की बात करें अगर हम, तो आवर्धन क्षमता M बराबर इस कंडीशन में क्या होती है, माइनस FO अपान FE। क्या फार्मूला होता है, M बराबर माइनस FO अपान FE। तो ध्यान से देखिए, माइनस FO की वैल्यू बच्चों दी गई हमको 100 और FE की वैल्यू क्या दी गई 5, 5 एकम 5, 5 विषय हम 100। तो ये आपका M बराबर आ जाएगा माइनस का 20, है ना। तो आवर्धन क्षमता आ गई माइनस का 20, और बेटा जो है ये अधिकतम लंबाई कितनी आ गई, 105 सेंटीमीटर। तो ये आपके दोनों क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, क्राउन कांच से द्वि अवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। तो यहाँ पर देखिए आपको लेंस की क्षमता दे दी गई है। लेंस की क्षमता कितनी दे दी गई है, P बराबर दिया गया है -2.5 डायोप्टर। कितना दी गई है क्षमता, -2.5 डायोप्टर। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, क्षमता से हम लोग लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे। ठीक, तो चूंकि फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, F बराबर क्या होता है 100 अपान D। क्या होता है भैया, F बराबर 100 अपान D। तो यहाँ से F बराबर 100, D की वैल्यू कितनी दे दी गई है -2.5, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए 25 एकम 25, 25 चौको 100, यहाँ जीरो हो जाएगा। F बराबर माइनस का 40 सेंटीमीटर। ये जो है लेंस की क्या आ गई, फोकस दूरी। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि जो लेंस है उसकी पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं, यानी कि आपको पृष्ठों की त्रिज्याएं बताना है लेंस के, और उसके जो लेंस है मतलब लेंस है जिस कांच का बना है उसका अपवर्तनांक दिया गया है 1.65। तो अपवर्तनांक यहाँ पर कितना दिया गया है, अपवर्तनांक n बराबर दिया है 1.65, है ना। और एक किससे बना है, क्राउन कांच से बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि क्या निकालना, वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात करनी है ना, है ना। ये कौन सा है लेंस, ये है द्वि अवतल। द्वि अवतल का मतलब हो गया जो अवतल लेंस होता है, इसीलिए ही हम लोग द्वि अवतल बोलते हैं। अवतल लेंस को ही क्या कहा जाता है, द्वि अवतल। तो इसमें इधर वाली त्रिज्या हम मान लेते हैं R1 बराबर -R हो जाएगी, इस तरफ वाली, है ना। इसको मान लेते हैं R2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का R। ठीक, क्योंकि इधर वाला पृष्ठ अवतल है, उधर वाला उत्तल होता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए, तो हमको वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात करनी है ना, दोनों की समान है, बस चिन्ह का अंतर है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है वक्रता त्रिज्याएं। वक्रता त्रिज्याएं लेंसों के पृष्ठों की, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब फार्मूला लगा देंगे हम लोग, लेंस मेकर सूत्र लगा देंगे। क्या होता है 1/f बराबर n-1। क्या होता है 1/f बराबर n-1। ठीक, यहाँ पर ANG भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट में होता है 1/R1 माइनस क्या होता है 1/R2। ठीक, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो 1/f की वैल्यू हमको दी गई है, कितनी पता है, -40। इधर देखिए n की वैल्यू कितनी है 1.65, 1.65 -1 हो जाएगा।
ब्रैकेट में 1/R1, R1 हमारा है माइनस का R, माइनस R2 क्या है R, है ना, ये वैल्यू रख दिया हम लोगों ने। तो 1/-40 इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे तो 0.65, भाई 1 माइनस हो गया तो कितना बचा 0.65, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये R हो जाएगा, ऊपर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/-40 इक्वल टू 0.65 इंटू ऊपर हो जाएगा माइनस का 2/R, कितना हो जाएगा -2/R। तो ये 1/-40 इक्वल टू ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस यहाँ से हटाकर हम यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 दूना 130 होता है, यानी 2 पंचे 10 के 0, 2 छंग 12 1 13 हो जाएगा, 0.2 अंक के पहले लगेगा, ठीक, 2 अंक के पहले, यानी कि यहाँ पर ये कितना आएगा 1.3 आएगा, कितना आएगा 1.3 अपान कितना हो गया R, ठीक, और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर देखिए, तो R इक्वल टू हो जाएगा 40 गुणे 1.3, तो R इक्वल टू ये 0 पहले लगा देंगे, 13 चौको 52, है ना, 1 अंक के पहले लगा हुआ है तो इसका कोई मतलब नहीं, तो R बराबर आ गया 52 सेंटीमीटर, है ना, कितना आ जाएगा R बराबर 52 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए वक्रता त्रिज्याएँ दोनों पृष्ठों की समान थी, बस केवल चिन्ह का अंतर था, यानी हम कह सकते हैं कि लेंस के जो पृष्ठ हैं उसकी त्रिज्याएँ कितनी होनी चाहिए 52 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, अतः पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ या वक्रता त्रिज्याएँ, है ना, प्रत्येक पृष्ठ की ऐसे भी लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्याएँ कितनी होनी चाहिए 52 सेंटीमीटर हो, 52 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो R बराबर कितना आ गया 52 सेंटीमीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि एक वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनके बीच में 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए कि पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए। तो यहाँ पर देखिए एक वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक, जैसे मान लिया कि यहाँ पर एक वस्तु है ना, और यहाँ पर एक पर्दा है, तो वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी कितनी दी गई है 75 सेंटीमीटर, ठीक, वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी कितनी दे दी गई है 75 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इनके बीच में एक उत्तल लेंस, इनके बीच में 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस कहाँ रखा जाए जिससे पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए। तो यहाँ पर इनके बीच में उत्तल लेंस कहाँ रखा जाए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, ठीक, कि जो है इस वस्तु का इस पर्दे के ऊपर क्या बन जाए वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए, है ना। तो अब आप देखिए ये 75 सेंटीमीटर, सबसे पहले ये बताइए कि 75 सेंटीमीटर ये क्या है। तो आप जानते हैं लेंस से वस्तु की दूरी u होती है और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या कितनी होती है v होती है ना। तो ये u प्लस v की वैल्यू दे दी गई है आपको 75 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ u प्लस v बराबर आपका है 75 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर किसी एक की वैल्यू आप निकाल लीजिए दूसरे के टर्म में, है ना। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कहाँ रखा जाए पर्दा, तो हम लोग v की वैल्यू निकाल लेते हैं, v की वैल्यू u के पदों में निकाल लेते हैं, है ना, जिससे हमको u आ जाएगा, पता चल जाएगा। और फोकस दूरी f बराबर कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और ये कौन सा लेंस है उत्तल लेंस है, इसलिए फोकस दूरी क्या लेंगे पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक। तो अब आपको u का मान ही फाइंड करना है, याद रखिए u बराबर हमको बताना है, ठीक। तो अब यहाँ पर लेंस का फार्मूला लगा देते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर इस सूत्र है, ये जो इस सूत्र ये हमारा लेंस का फार्मूला है। इस फार्मूले में देखिए, इस फार्मूले में 1/f के स्थान पर रख देंगे 12 और v के स्थान पर हमको कितना रख देना है 75 माइनस u। लेकिन ध्यान दीजिए ये आपका फार्मूला है, लेकिन फार्मूले में इस u के स्थान पर हम लोग u की वैल्यू अगर कोई वैल्यू अभी दी होती तो हम उसको क्या लेते थे माइनस, तो इसको माइनस में लेना है, मतलब ऊपर वाला फार्मूला है और इसमें हमने वैल्यू रख दी है, ठीक, यानी u को हमने u ही मान लिया है। अब देखिए 1/12 इक्वल टू
1 अपान हो जाएगा 75 माइनस यू, माइनस प्लस का 1 अपान यू हो जाएगा। ठीक, अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/12 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एलसीएम आपका हो जाएगा 75 माइनस यू इंटू यू हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू हो जाएगा प्लस 75 माइनस यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 माइनस का यू हो जाएगा, यू से यू कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 75 माइनस यू इंटू यू, और 12 का मल्टीप्लाई 75 से कर देंगे यानी 12 गुणे 75 हो जाएगा, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 75 यू माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू 12 पंचे 60 और के 0 हंसिलाया 6, 12 सत्ते 84, 6 90 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर उधर ले जाएंगे बराबर के उधर प्लस में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 900 यहाँ पर प्लस में ऑलरेडी था बराबर 0 हो जाएगा। आपका द्विघात समीकरण बन गया। तो ऐसी दो संख्या मानिए गुणा करने में 900 आए और जोड़ने पर 75 आ जाए तो 60 और 15 से बन जाएगा। ठीक, तो यू स्क्वायर माइनस 60 में अगर हम 15 ऐड कर दें तो 75 हो जाएगा, और 60 को में अगर हम 15 का गुणा कर दें तो आपका 900 हो जाएगा। तो ये यू स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 60 यू माइनस का 15 यू और प्लस का हो जाएगा 900 बराबर का 0। पहले दूसरे में कॉमन ले लेंगे यू, तो यू माइनस 60 हो जाएगा, और इधर तीसरे चौथे में माइनस का 15 कॉमन है, यू माइनस कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर u माइनस 60 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा u माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 बराबर हैं, दोनों ब्रैकेट 0 बराबर हैं तो अलग अलग भी बराबर 0 के हो जाएंगे। u बराबर यहाँ पर 60 सेंटीमीटर एक आंसर आएगा, और u माइनस 15 बराबर 0 यानी u बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आपके दोनों आंसर सही हो जाएंगे, है ना। या तो फिर 60 सेंटीमीटर जो है दूरी पर रखा जाए लेंस, हाँ, और या फिर 15 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि लेंस को कहाँ रखा जाए, वस्तु और पर्दे के बीच लेंस को कहाँ रखा जाए, है ना। तो 60 सेंटीमीटर की भी दूरी पर रख सकते हैं वस्तु से, या फिर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। तो आपका ये या तो ये 60 सेंटीमीटर होगा अथवा 15 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर अथवा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा कि दूरी पर पर्दा रखा जाए, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया बच्चों, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें, प्रिज्म की बात हो रही है यहाँ पर, तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा, जबकि आपका ANG बराबर दिया गया है 3/2 और ANW दिया गया है 4/3। यहाँ पर देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है ANG बराबर 3/2, ANG बराबर कितना है 3/2, तथा दूसरा क्या दिया गया है ANW बराबर आपका दिया गया है 4/3, ये दिया गया है ना। ANG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और ANW का मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक, अब हम जो है WNG निकाल लेते हैं। WNG निकालने का तरीका हमने क्या कहा था, जो लास्ट में होगा उसको वायु के साथ ऊपर रखेंगे, जो आगे लिखा होगा उसको वायु के साथ नीचे रखेंगे। ANG आपका 3/2 है और ANW है 4/3, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 3 और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि WNG आपका आ जाएगा कितना 3 का 9/8 आ जाएगा। तो WNG कितना आ गया, ये WNG है कितना आ गया 9/8 आ गया। अब आपसे क्या कहा गया था कि जो पतला प्रिज्म है, यानी प्रिज्म पतला है तो फार्मूला अल्पतम विचलन वाला लगेगा। तो पतले प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए, पहले तो वायु में रखा होगा तो वायु में एक बार विचलन कोण निकाल लेते हैं। ठीक, उसके बाद उसको जल में डुबो दिया जाएगा तो उसके बाद जल में विचलन कोण निकाल लेते हैं। फिर दोनों का हम लोग कंपेयर करेंगे और उसमें बताना है कि जल में जो विचलन कोण होगा वो वायु वाले का 1/4 होगा, यानी उसका 1/4 गुना होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है जल में निकालेंगे विचलन कोण, लिखेंगे, या फिर आप सबसे पहले वायु में निकाल लीजिए क्योंकि लेंस तो लिखेंगे वायु में विचलन कोण,
वायु में विचलन कोण, वायु में विचलन कोण है ना। अल्पतम विचलन के लिए वही लगेगा, डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा, n-1 इंटू ए। फार्मूला देखिए ये होता है, डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए, लेकिन डेल्टा एम के स्थान पर इसको हम लोग ए रख देंगे, ताकि यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वायु में, तो ये डेल्टा ए मान लेंगे, वायु विचलन कोण को डेल्टा ए। अब वायु में जो है क्या दिया गया था आपका, अपवर्तनांक यहाँ पर कौन सा रखेंगे, ANG रखेंगे, तो आपका फार्मूला ये बन जाएगा ANG-1 इंटू ए। फार्मूला क्या लगेगा, ANG-1 इंटू ए। अब वैल्यू रख देते हैं, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू ANG हमारा कितना दिया गया है, 3/2, 3/2 -1 इंटू ए को ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि प्रिज्म कोण तो बदलेगा नहीं, उसको चाहे जहाँ डुबो, है ना। यहाँ पर डेल्टा ए हमारा आ जाएगा, इस तरह देखिए एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 3 - 2/2 इंटू ए हो जाएगा, यानी डेल्टा ए बराबर हो जाएगा जो है 1/2a। कितना आ जाएगा, 1/2a, है ना। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो है पुनः हम लोग निकालेंगे कहाँ, पुनः लिखेंगे जल में, जल में जो है विचलन कोण निकाल लेते हैं। जल में विचलन कोण कितना हो जाएगा, डेल्टा W बराबर, यहाँ पर देखिए क्या रखेंगे, जल में प्रिज्म को डुबोया गया है, तो यहाँ पर अपवर्तनांक हम लोग रखेंगे WNG, क्या रखेंगे, WNG-1 इंटू ए, ये रख देंगे। तो डेल्टा W बराबर, WNG हमारा कितना आया था, 9/8 -1 इंटू प्रिज्म कोण वही रहेगा, तो डेल्टा W बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए 8 उधर मल्टीप्लाई होगा, 9 से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1/8a हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 से भाग दे देंगे, ठीक। लिखेंगे समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1, है ना। तो इधर हो जाएगा डेल्टा W अपान, इधर डेल्टा ए होगा, LHS LHS से डिवाइड होगा, RHS RHS से। यहाँ पर देखिए 1/8 ए का मतलब हम लिख सकते हैं इसको A/8, और इधर देखिए इसमें 1/2 ए का मतलब हो जाएगा A/जो है 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, यानी कि डेल्टा W अपान डेल्टा ए बराबर ये हो जाएगा 2a अपान कितना हो जाएगा, 8a। यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2, 2 चौको 8। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो डेल्टा W बराबर 1/4 डेल्टा ए होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर डेल्टा W बराबर, डेल्टा ए उधर चला जाएगा, इधर बचा कितना 1/4, तो डेल्टा W बराबर 1/4 डेल्टा ए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो जल में विचलन कोण था वो वायु वाले विचलन कोण का क्या होगा, 1/4। और आपसे यही पूछा गया था कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण जब डुबो दिया जाए जल में, वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा, यानी डेल्टा W बराबर 1/4 डेल्टा ए हमको प्रूफ करना था। तो डेल्टा W बराबर 1/4 डेल्टा ए, ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया, है ना। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म। प्रिज्म कैसा है, समबाहु, यानी प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री, यानी कि प्रिज्म कोण कितना होगा, 60 डिग्री। तो 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन कोण के लिए आपतन कोण क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर n बराबर आपका दिया गया है, n बराबर कितना दिया गया है, n बराबर है 1.732, n बराबर कितना है 1.732। और उसके बाद देखिए प्रिज्म कोण यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्रिज्म कोण कितना होगा, प्रिज्म कोण यानी कि A 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये प्रिज्म कैसा है, समबाहु त्रिभुज के है एक प्रकार का। तो A बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। फिर कह रहा था कि विचलन कोण के लिए इस विचलन अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा, यानी डेल्टा M बताना है, और इस विचलन कोण के लिए आपतन कोण क्या होगा, यानी I भी बताना है। तो अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M बराबर आपको निकालना है, और आपतन कोण I बराबर भी निकालना है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम लोग सूत्र लगा देंगे
प्रिज्म का n बराबर क्या होता है, साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान क्या होता है भैया, साइन a अपान 2, ये फार्मूला होता है। अब n के स्थान पर रख देंगे 1.732 इक्वल टू साइन, यहाँ पर देखिए a का मान 60 डिग्री हो जाएगा, डेल्टा m/2 हो जाएगा यहाँ पर, और इधर जो है साइन कितना हो जाएगा आपका 60/2 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए ये 1.732 वैल्यू किसकी होती है, तो ये होती है √3 की वैल्यू, तो इसको हम √3 लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये साइन आपका ऐसे ही रहेगा 60 प्लस डेल्टा m/2, और यहाँ पर बचेगा साइन 30, साइन 30 आ जाएगा। भाई 60 को इससे डिवाइड करेंगे 2 से, 30 आ जाएगा। अब साइन 30 √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू कितना हो जाएगा, साइन 30 बराबर, उधर हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा m/2 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, यानी √3 गुणे 1/2 बराबर हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m/2 हो जाएगा। इधर देखिए ये हमारा √3/2 हो जाएगा, इधर देखिए साइन कितना हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m/2 हो जाएगा। ठीक, ये साइन में वैल्यू किसकी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर भैया हो जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन, यहाँ पर हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m/2, दोनों तरफ साइन साइन है ना, फलन बराबर तो हट जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 60 बचेगा, दोनों से साइन हट गया, यहाँ हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m/2, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 गुणे 2 बराबर आ जाएगा आपका 60 प्लस डेल्टा m, तो ये आपका 120 हो जाएगा बराबर 60 प्लस कितना हो जाएगा डेल्टा m, 60 इधर माइनस कर देंगे, 120 माइनस 60 बराबर डेल्टा m, यानी कि आपका जो है डेल्टा m बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, यानी कि अल्पतम विचलन कोण कितना आ गया आपका जो है 60 डिग्री आ गया। तो एक आंसर तो हमको मिल गया। दूसरा अब हमसे क्या कह रहा था, आई यानी कि आपतन कोण बताना था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अल्पतम आपका अल्पतम विचलन कोण कितना आएगा 60 डिग्री। अब विचलन आपतन कोण बताना है, तो फार्मूला एक होता है आई बराबर, यहाँ पर अल्पतम विचलन की अवस्था में यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो ये ऊपर वाला फार्मूला है आपका, ये इसको हम लोग इसमें साइन हटा देते हैं, है ना, और आई बराबर आपने पढ़ा होगा, आई बराबर यही चीज़ बराबर हो जाती है, आई बराबर डेल्टा m, डायरेक्ट ये फार्मूला होता है आई बराबर डेल्टा m प्लस a/2, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, यहाँ पर जब इसका पूरा डेरिवेशन आप पढ़ेंगे, ठीक, तो वहाँ पर ये आपतन कोण की वैल्यू इसी कोण के बराबर होगी, यानी कि यहाँ पर साइन हट जाता है ना, तो आई बराबर यहाँ पर देखिए आई क्या है, आपतन कोण, तो आपतन कोण निकालने के लिए आई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा m प्लस a/2 हो जाएगा। डेल्टा m की वैल्यू 60 है और ये भी आपका 60 है, नीचे 2 हो जाएगा, तो आई बराबर 120/2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री, तो आई बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि आपतन कोण आपका कितना आ गया 60 डिग्री। तो आपतन कोण भी 60 डिग्री आ गया और विचलन कोण भी कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक, ये आपको ये वाला सूत्र याद रखना है, आई बराबर होता है डेल्टा m प्लस a/2, और अगर यही जो है अपवर्तन कोण निकालना होता है r, तो r बराबर फार्मूला होता है a/2, है ना, तो दोनों के लिए आपतन कोण निकालना होगा तो ये याद रखेंगे, और जो अभी बताया वो अपवर्तन कोण के लिए, तो दोनों आंसर आ गए आपके। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है बच्चों, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है, जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका तथा अभिदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता दे रखी है आपका, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर दिया गया है आपको 9, है ना। अब यहाँ पर समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है जब इसको, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये कंडीशन आपकी कौन सी दी गई है, ये आपकी जो है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है वो कंडीशन दी गई है। ठीक, इसको याद रखिएगा, है ना।
तो यहाँ पर समायोजित करने के बाद जो है नेत्रिका और अपदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाती है। नेत्रिका और जब दूरदर्शी को समायोजित कर लेते हैं, है ना, तो नेत्रिका और अपदर्शक के बीच की दूरी होती है वही हमारी क्या होती है, किसके बराबर हो जाती है, दूरदर्शी की लंबाई के बराबर, है ना, इसके बराबर हो जाती है दूरदर्शी की लंबाई के बराबर। तो दूरदर्शी की लंबाई आप समझ लीजिए 20 दी गई है, यानी कि FO प्लस FE बराबर कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर m बराबर 9 दिया गया है, तो m बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे, आपका होता है -FO/FE, क्योंकि ये कंडीशन कहाँ की है, आपका जो है ये है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक, तो क्या लिख देंगे, समांतर समायोजन, समांतर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, समांतर किरण के लिए क्या लिख देंगे, समांतर किरणों के लिए, किरणों के लिए अगर हम बात करें तो ये आपका जो m बराबर किसके हो जाएगा, ये FO/FE की हो जाएगा। यहाँ पर माइनस हमको लेना ज़रूरी नहीं है ना, और ख़ासकर इस तरीके के क्वेश्चन में माइनस ना लेना। माइनस ये बताता है कि जो अंतिम प्रतिबिंब बना है वो उल्टा है ना, यानी जो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना हुआ है वो क्या है, उल्टा है। ठीक, तो अंतिम प्रतिबिंब ये माइनस में वही दर्शाता है कि उल्टा था, तो उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इस क्वेश्चन में इस तरीके के सॉल्व करने के लिए m के स्थान पर 9 रख देंगे और यहाँ पर FO/FE हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो FO बराबर कितना आ जाएगा, 9FE आ जाएगा। तो यहाँ से ये आया, फिर पुनः हमको ये FO प्लस FE की वैल्यू दे दी गई है, FO प्लस FE की वैल्यू 20 दे दी गई। तो यहाँ पर देखिए FO के स्थान पर कितना रख देंगे, FO के स्थान पर 9FE रख देंगे और प्लस का FE बराबर 20 हो गया। FE 9FE में FE जोड़ दिया तो 10FE बराबर कितना आ गया, 20, डिवाइड कर लेंगे तो FE बराबर आपका आ गया 2 सेंटीमीटर, यानी नेत्रिका की फोकस दूरी हमको पता चल गई कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। अगर FE की वैल्यू हम लोग कहाँ रख दें, यहाँ पर रख देते हैं, है ना, तो इसलिए FO बराबर क्या आ जाएगा, तो FO बराबर भैया 9 इंटू कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो FO बराबर कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। यानी FO क्या है, अपदर्शक की फोकस दूरी, अपदर्शक लेंस की, और FE क्या है, नेत्रिका की। तो अपदर्शक लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई, FO 18 सेंटीमीटर, और नेत्रिका की फोकस दूरी FE कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर, है ना, यानी FE बराबर 2 सेंटीमीटर, FO बराबर 18 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 13 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एक उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी। यहाँ पर देखिए एक संयुक्त लेंस बनाया गया है, किससे किससे, एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस, उनकी क्षमताएँ भी दी गई हैं। तो यहाँ पर जो है आपका जो है P1 बराबर प्लस का हो जाएगा, क्योंकि वो पहला उत्तल लेंस है। तो P1 बराबर प्लस का 10 डायोप्टर और P2 बराबर माइनस का कितना दिया गया है, माइनस का 2 डायोप्टर, क्योंकि दूसरा वाला लेंस क्या है, अवतल लेंस है। और ये दोनों संपर्क में रखे गए हैं। इनसे कह रहा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है और संयुक्त लेंस की प्रकृति बतानी है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संयुक्त लेंस की, है ना, संयुक्त लेंस की पहले हम क्षमता निकालते हैं। तो P बराबर फार्मूला हो जाएगा P1 प्लस P2, है ना, दोनों को ही क्षमताओं को जोड़ देंगे। यहाँ पर 10 प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर P बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2, P बराबर आ गया आपका 8 डायोप्टर आ गया। ठीक, अतः संयुक्त लेंस या युग्म लेंस बोल सकते हैं, लेंस की फोकस दूरी निकाल लेते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर फार्मूला लगेगा आपका 100/P। तो यहाँ पर देखिए F बराबर 100/P की वैल्यू आ गई 8। यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, है ना। तो 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5, यानी कि 12.5 आ जाएगा। तो आपका ये F बराबर कितना आ गया, 12.5 सेंटीमीटर। प्लस में आया तो प्रकृति कैसे होगी, संयुक्त लेंस की प्रकृति कैसे होगी, उत्तल।
प्लस में आई फोकस दूरी यानी संयुक्त लेंस की प्रकृति कैसी है, इधर लिख देंगे संयुक्त लेंस की प्रकृति कैसी है, प्रकृति भैया उत्तल है। कैसी भैया, उत्तल है। उसके बाद देखिए अब क्या कह रहा था कि इस संयुक्त लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु की प्रतिबिंब बताइए, है ना। तो चूंकि लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस का क्या होता है 1/u, तो 1 यहाँ पर रख देंगे 12.5, है ना, इक्वल टू 1/v हमको पता नहीं, और u 25 दे दिया गया है तो इसको माइनस में रखेंगे, है ना, क्योंकि कह रहा था 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये आपका देखिए ये 12.5 माइनस इक्वल टू 1/v, ये माइनस प्लस का हो गया। अब ये इधर ले आएंगे, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, ठीक। 5 दूनी 10, इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 25, 2/25 हो जाएगा। तो इधर देखिए 2/25 इधर हो गया, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, ये इक्वल टू 1/v हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर घट गया, नीचे नीचे समझ लीजिए, या एलसीएम आपका 25 हो जाएगा, ऊपर माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ये 1/25 इम्प्लाइज दैट v बराबर आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, है ना। और v की वैल्यू पॉजिटिव आई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के दूसरी ओर। v अगर पॉजिटिव आता है तो कहाँ बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा लेंस के दूसरी ओर। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है दूसरी ओर, वस्तु के दूसरी ओर बनेगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया है 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट आपका है अल्पतम विचलन कोण, दूसरा है आपतन कोण, तीसरा है अपवर्तन कोण, चौथा है निर्गत कोण। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर हमको आप जो है प्रिज्म कोण, जिसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तक कोण, आपका 60 डिग्री दिया गया है। और देखिए अपवर्तनांक दिया गया है √2। प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर कितना दिया है, √2। अब हमको अल्पतम विचलन कोण बताना है, यानी कि पहला हमको यह ज्ञात करना है ΔM बराबर क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या बताना है, दूसरा बताना भैया आपतन कोण, आपतन कोण I बराबर क्वेश्चन मार्क। तीसरा क्या बताना है, तीसरा हमको बताना है भैया अपवर्तन कोण R बराबर क्वेश्चन मार्क। और चौथा बताना है निर्गत कोण E बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। निर्गत कोण हमको E बराबर क्वेश्चन मार्क बताना है, यानी कि E बराबर निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अल्पतन विचलन की स्थिति में सारी चीज़ें ज्ञात करनी है। यहाँ पर तो हम लोग फार्मूला पहले क्वेश्चन के लिए, यानी कि जो हमारा ΔM है विचलन कोण निकालने के लिए, हम लोग अप्लाई कर देते हैं। पहला फार्मूला लगाएंगे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। n बराबर आपका ये प्रिज्म वाला जो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लगाएंगे। n बराबर क्या हो जाएगा, साइन, क्या हो जाएगा, साइन a प्लस ΔM/2 अपान क्या हो जाएगा, साइन a/2। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू हमारी √2 है। साइन यहाँ पर देखिए a यहाँ पर कितना है 60 प्लस ΔM/2 हो जाएगा, अपान ये हो जाएगा साइन 60/2। यहाँ कैंसिल करेंगे 30 आ जाएगा, साइन 30 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो साइन 30 यहाँ हो जाएगा, इक्वल टू इधर देखिए साइन कितना हो गया 60 प्लस ΔM/2। यहाँ पर देखिए साइन 30 की वैल्यू रख देते हैं। साइन 30 हमारा होता है 1/2, कितना होता है 1/2। इधर कितना है, यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा साइन 60 प्लस ΔM/2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए इसको इससे कैंसिल कर देंगे, यहाँ √2 बचेगा। इसको जब इससे कैंसिल करेंगे तो √2 बचेगा। तो 1/√2 इक्वल टू साइन यहाँ पर हो जाएगा 60 प्लस ΔM/2। अब ये साइन में कितने का मान होता है, 45 का मान। तो साइन 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन 60 प्लस ΔM/2। साइन से साइन हट गया, यहाँ पर देखिए 60 प्लस ΔM/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूना 90 आ जाएगा, 60 प्लस कितना आ गया ΔM। तो इधर 90 से 60 माइनस हो जाएगा बराबर ΔM। इम्प्लाइज दैट ΔM बराबर कितना आ गया, 90 से 60 गया 30 डिग्री। यानी कि पहला आंसर आपका आ गया, कितना आया
डेल्टा एम बराबर 30 डिग्री आया। अब दूसरा हमको निकालना था क्या, आपतन कोण। तो अभी हमने बताया था आपतन कोण निकालने के लिए आई बराबर क्या लिख देंगे, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, तो इम्प्लाई दैट आई बराबर ए हमारा कितना है 60 है, और डेल्टा एम हमने निकाला कितना 30/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 60 30 90/2, तो 90/2 का मतलब 45 डिग्री। तो आपका आपतन कोण कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। उसके बाद देखिए आपका तीसरा क्या कहा गया था, तीसरा आपसे पूछा गया है भैया, तीसरा आर। तो इसके लिए भी हमने फार्मूला बताया था, आर बराबर होता है a/2। तो आर बराबर आपका आ जाएगा 60/2, है ना, डिवाइड कर देंगे तो आर बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ गया, यानी कि अपवर्तन कोण आपका कितना आ गया, अपवर्तन कोण आ गया 30 डिग्री। अब निर्गत कोण क्या होगा, तो निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है। याद रखना, निर्गत कोण किसके बराबर होता है, प्रिज्म से जब बाहर निकलने वाली किरण जो होती है वहाँ पर जो निर्गत कोण बनता है ई, वो आई के बराबर होता है। तो ई बराबर हमारा आई कितना आया है, आई आया 45, यानी कि निर्गत कोण भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो आपका जो है निर्गत कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पर सारे आंसर मिला लेते हैं। डेल्टा एम आपका कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। ठीक, यानी कि आपका विचलन कोण कितना आ रहा है, 30 डिग्री। उसके बाद देखिए आपतन कोण 45 डिग्री है, और आर यानी कि अपवर्तन कोण कितना है, 30 डिग्री है, और निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण 45 था, तो निर्गत कोण भी कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक, तो ये सब आपके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया है, कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है यदि यह, पहला पॉइंट आपका है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। दूसरा पॉइंट है आपका 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा, यह आपका दिया गया है। तो इसका थोड़ा हम चित्र बना देते हैं, चित्र देख लीजिए। अब आप देखिए, सबसे पहले यह है कि ये कोई प्रकाश जो है कोई पुंज था, है ना। ये आपका जो है अभिसरित मतलब एक बिंदु पर मिल रहा है, तो बिंदु P पर अभिसरित हो रहा है, यहाँ पर ये, है ना, अभिसरित हो रहा था। अब पहली कंडीशन ये है भैया कि ये जो है इनके मार्ग में एक उत्तल लेंस रख दिया गया 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, है ना। और कहाँ से, बिंदु P से, बिंदु P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लेंस रख दिया गया। पहली कंडीशन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। तो उत्तल लेंस मान लिया यहाँ रख दिया गया इनके मार्ग में, इस तरीके से ये जो है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, जो है कितनी दूरी पर रखा जाता है आपका, तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ये उत्तल लेंस। जैसे पहले लेंस कोई नहीं था, ये किरणें आकर के बिंदु P पर मिल रही थी, है ना। लेकिन इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और ये उत्तल लेंस है, इसलिए F की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया। अब ये उत्तल लेंस क्या करेगा बताइए, ये उत्तल लेंस करेगा क्या, उत्तल लेंस किरणों को क्या कर देता है, सिकोड़ देता है। किरणों को क्या करेगा, सिकोड़ देगा। तो जब सिकोड़ देगा तो ये किरणें यहाँ पर आकर के ऐसे जो है यहाँ पर मिल जाएंगी, यानी कि ये बिंदु P डैश हम मान लेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हमसे पूछा गया था कि जो है अगर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का यह लेंस उत्तल लेंस है, तो अब अभिसारी पुंज के पथ में रख दिया जाता है। तो हर कंडीशन में बताना है कि प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि बिंदु P डैश पर जो है अभिसरित होगा, और ये याद रखना, ये बिंदु P इसके लिए वस्तु का काम करेगा, और जिसके द्वारा ये किरणें यहाँ आकर के मिल जाएंगी। ऐसे भी कह सकते हैं, या समझ लीजिए किरणों को क्या करता है, सिकोड़ देता है। तो यहाँ पर जो किरणें इस समय मिल रही थी वो बिंदु P डैश पर आकर के मिल जाएंगी, है ना। तो कितनी दूरी पर अब पूछ रहा है, कहाँ अभिसरित होंगी, ये आपको बताना है। तो ये आपका प्रतिबिंब हो गया, ये वस्तु हो गया, तो यानी V हम मान लेते हैं, और ये आपका क्या है U। तो यहाँ पर देखिए F बराबर आपका हो जाएगा, पहली कंडीशन A में देख लेते हैं, F बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और U बराबर आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। उधर है दाईं ओर, इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे, और V आपका जो है पूछा गया है। किरणें कहाँ मिलेंगी, अभिसरित होंगी, यानी कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए लेंस फार्मूला लगा देते हैं, 1/F बराबर 1/V
माइनस का 1/u हो जाएगा। तो 1 भैया 20 इक्वल टू 1/v हमको पता नहीं, ये आपका हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो 1/12 और प्लस 1/20 प्लस 1/12 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। एलसीएम 20 और 12 का है ना, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 20 23 60, 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा। तो 8/60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 15 चौको 60 है ना। तो यहाँ पर जब v की वैल्यू निकालेंगे तो पलट जाएगा 15/2। 15/2 का मतलब हो जाएगा 7.5, कितना हो जाएगा 7.5। तो v बराबर आ गया 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि अब जो किरणें होंगी वो कहाँ पर आकर फोकस होंगी, कहाँ पर अभिसरित होंगी, अभिसरित मतलब मिलेंगी तो 7.5 सेंटीमीटर पर कहाँ पर आके मिलेंगी 7.5। v की वैल्यू प्लस में आई यानी कि पीछे ही लेंस के दूसरी तरफ ही है ना। तो आप देख रहे हैं कि जो पहले किरणें जब लेंस नहीं रखा गया था तो वो बिंदु P पर मिल रही थी है ना, और जब लेंस रख दिया गया है ना, और कितनी दूरी पर ये लेंस रखा गया था, इस बिंदु P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यही किरणें अब आकर के P' पर यानी कि 7.5 पर अभिसरित हो रही हैं है ना। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। अब आपका बी पार्ट जो दिया गया है इसमें कह रहा था कि यही 16 सेंटीमीटर का अब अवतल रख दिया जाए। 16 सेंटीमीटर के क्या रख देते हैं, अवतल। तो यहाँ पर देखिए ये किरणें जैसे यहाँ पर मिल रही थी इस समय, यहाँ पर मान लेते हैं ये बिंदु P है, यहाँ पर मिल रही थी। अब यहाँ पर ये अवतल लेंस जैसे ही रखेंगे तो किरणों अवतल लेंस क्या काम करेगा, किरणों को फैला देगा। ठीक, अभी ये लेंस कहाँ कितनी दूरी पर रखा गया है 12 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक, और इसकी फोकस दूरी निगेटिव हो जाएगी माइनस का 16 सेंटीमीटर। अब ये किरणों को फैला देगा। अब ये किरणें आकर के कहीं दूर जा कर के ऐसे मिलेंगी, ऐसे यहाँ आकर के मिल जाएंगी इतनी दूरी पर, यहाँ पर P' हो जाएगा हमारा। तो अब पूछा गया था कितने पर अभिसरित होगा, यानी इस कंडीशन के लिए फिर से फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। तो 1/ये माइनस का 16 इक्वल टू v हमको पता नहीं, u हमारा फिर से प्लस का ही 12 लेंगे है ना। तो इसको इधर ले आते हैं 1/-16 प्लस का 1/12 बराबर 1/v हो जाएगा। एलसीएम जो है 16 और 12 तो 48 हो जाएगा। 16 3 48, 12 चौक 48, तो 1/v हो जाएगा। यहाँ पर 1/48 बराबर 1/v, v बराबर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। यानी कि अब किरणें आकर के कहाँ पर मिलेंगी, कहाँ पर अभिसरित होंगी, इस कंडीशन में जब अवतल लेंस रखा जाएगा किरणों के मार्ग में तो ये मिलेंगे 48 सेंटीमीटर पर। कहाँ मिलेंगे 48 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। और यहाँ पर जब उत्तल लेंस रखा जाता था जो कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई थी तो वो किरणें आकर के मिलेंगी आपकी जो है 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। तो पहली कंडीशन में आंसर आएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर, दूसरी कंडीशन में आएगा 48 सेंटीमीटर। तो प्रकाश पुंज लेंस से 48 सेंटीमीटर पर अभिसरित होगा सेकेंड कंडीशन में, पहले में 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। तो बच्चों ये जो है किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र चैप्टर जो है हमारा, आप जो है इसमें कि हमने 16 न्यूमेरिकल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बनने की संभावना है। ठीक, तो आपके 16 क्वेश्चन हो गए। तो बच्चों इस चैप्टर में यहीं तक, ठीक, ये 16 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और काफ़ी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक, कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग जो है वेव ऑप्टिक्स करेंगे, यानी कि तरंग प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल जो है आपको सॉल्व करा जाएंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।